स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। कल्पना कीजिए कि आप रोड के किनारे खड़े हैं, अचानक से पुलिस की एक गाड़ी आती है और आपको ज़बरदस्ती उस गाड़ी के अंदर बिठाया जाता है और बिठाकर अगले 5 से 6 सालों के लिए 30 फीट ऊंची लंबी दीवारों के बीच में कहीं बंद कर दिया जाता है। वहाँ आपको बेवजह मारा भी जाता है, आपसे एक्सट्रीम लेबर कराया जाता है और उस लेबर के लिए, उस मेहनत के लिए आपको पैसे तो नहीं दिए जाते, पैसे की जगह आपको मिलता है वहाँ पे एक्सट्रीम टॉर्चर, यातनाएं। ये कल्पना अपने आप में भयावह है, लेकिन ये हकीकत है साउथ कोरिया के एक काले अध्याय की। साउथ कोरिया से जुड़ा वो काला अध्याय जो कि सच है, हकीकत है, वो आज आपको बताने वाले हैं। आपको बताएंगे कि सोशल प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट के नाम पर कैसे साउथ कोरिया में 16,000 लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी गई, उन्हें यातनाएं दी गई। कैसे ब्रदर्स होम नाम की एक फैसिलिटी, वो कैंप हज़ारों लोगों के लिए एक बुरा सपना बन गया। कैसे इन लोगों को यहाँ पे लाया जाता था, कैसे उन्हें यहाँ पे उनके नाम हटाकर नंबर दिए जाते थे, उन नंबरों से ही उनकी पहचान होती थी, उनकी आइडेंटिटी होती थी, और कैसे उन लोगों को प्लाटून्स में डिवाइड कर दिया जाता था। उन्हीं के बीच में बनाए हुए प्लाटून कमांडर्स जो थे, जो लीडर्स थे, वो उनके ऊपर अत्याचार किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें आज आपको बताने वाले हैं। ये भी बताएंगे कि आखिर ये जो ब्रदर होम था या असल में बंद कैसे हुआ, कैसे इसका खात्मा किया गया, और साथ ही साथ इसके जो मालिक थे, उन दोनों मालिकों के साथ में क्या हुआ। ये सब कुछ सुनकर आपको लग रहा होगा और समझ आ रहा होगा कि ये एक बहुत ही फेमस सीरीज़ आई थी, स्क्विड गेम, ये उसकी याद आपको दिलाएगा। ये केस काफ़ी हद तक स्क्विड गेम से मिलता जुलता है, लेकिन स्क्विड गेम सिर्फ एक सीरीज़ थी, उसमें वो लोग एक्टिंग कर रहे थे, और ये असली हकीकत है, ये असलियत है। बहुत ही भयावह है केस। पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फैमिली सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ में, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और अब आगे बढ़ते हैं आज के इस एपिसोड में। तो शुरुआत होती है साल 1981 से। 1981 का साउथ कोरिया एक तेज़ी से बदलता हुआ देश था। बहुत सारे बदलाव देश में हो रहे थे। चुन डू हुआंग नाम के एक फॉर्मर जनरल ने मिलिट्री कू करके सत्ता हासिल कर ली थी, पावर में आ गए थे, प्रेसिडेंट बन चुके थे साउथ कोरिया के। इसी साल उन्होंने 1981 में एक लेटर लिखा अपने प्रधानमंत्री को, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नाम डक वू को। इस लेटर में एक ऑर्डर दिया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी उस मिलिट्री जनरल के द्वारा, कि बुसान और सोल जैसे जो बाकी शहर हैं साउथ कोरिया के, उनमें जो बेगिंग और विग्रेंसी है, इसे ख़त्म हमें करना है। यानी कि जो भी ऐसे लोग हैं जो आवारा हैं या फिर रोडों पे हैं, उनके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, जॉब नहीं है, भीख मांगते हैं, इन सभी लोगों को हमें साफ़ करना है। और सड़कों को, साउथ कोरिया की जितने बड़े शहर हैं उनकी सड़कों को साफ़ सफाई हमें वहाँ पे दिखानी है, साफ दिखाना है। यहीं से ये एक सो कॉल्ड सोशल प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट जो था, वो नेशन वाइड साउथ कोरिया में इसका कैंपेन जो था वो शुरू कर दिया जाता है। दरअसल ये सब इसलिए किया जा रहा था क्योंकि देश में 1986 में आने वाले सालों के अंदर 1986 में एशियन गेम होने वाले थे, 1988 में ओलंपिक गेम होने वाले थे, और इन्हीं की तैयारियों के लिए ये सारी चीज़ें, रीब्रांडिंग कैंपेन एक तरह से आप इसको समझ सकते हैं, जो कि साउथ कोरिया की सरकार के द्वारा शुरू किया जाता है। अब सरकार ने पेपर पर तो ये लिखा था और ये कहा था कि जो भी लोग इन जगहों पर लाए जाएंगे, मतलब इसके लिए हम कुछ वेलफेयर कैंप्स बनाएंगे, और उन वेलफेयर कैंप में उन लोगों जिनको भी लाया जाएगा, जो भी गरीब होंगे, जो भी होमलेस हैं, जिनके पास में जॉब नहीं है, इन सबको यहाँ पे एजुकेशन दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ कागज़ पर था, ये सिर्फ ऑफिशियली लिखा गया था। रियलिटी, असलियत जो थी इन फैसिलिटीज़ की जो बनाई गई, अंदर से यहाँ पे कुछ और ही चल रहा था। इन वेलफेयर सेंटर्स के नाम पर करीबन 36 फैसिलिटीज़ बनाई जाती हैं अलग अलग साउथ कोरिया के अंदर। इन 36 फैसिलिटीज़ में से ही एक थी ब्रदर्स होम। ब्रदर्स होम ये फैसिलिटी, जिसका मालिक था पार्क इन कून, इसका नाम था पार्क इन कून, और उसका जो भाई था उसका नाम था लेम। तो ये दोनों लोग इसके मालिक हुआ करते थे। सरकार और पुलिस जो थी वो इन सारी जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ हुआ करती थी, देखिए यहाँ पे कुछ फैसिलिटी ऐसी थी जो कि सरकार ने खुद खोली थी, लेकिन कुछ ऐसी थी जिनको प्राइवेटली लोग ओन किया करते थे। उसमें से एक थी ब्रदर्स होम। प्राइवेट फैसिलिटीज़ को सरकार और पुलिस का पूरा पूरा सपोर्ट मिलता था। पुलिस को इसलिए भी सपोर्ट इनका पुलिस करती थी क्योंकि सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा था कि जितने लोगों को पुलिस वाले लाएंगे, प्रति व्यक्ति उन्हें पैसा मिलेगा। रिवॉर्ड सिस्टम यहाँ पे लगा रखा था। लोगों को अगर रोड से साफ करोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा। तो इस वजह से पुलिस वाले भी अपने काम पे पूरी तरह से ज़ोरों शोरों से लगे हुए थे। यहाँ आए दिन होमलेस लोग जो थे, जो ऑर्फन्स थे, जो डिसेबल्ड थे, जिनके पास या फिर आईडीज़ नहीं थी, आईडी कार्ड नहीं थे, इन सबको पकड़ पकड़ कर बसों में भरा जाने लगा। ये जो सोशल प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट था, इसके नाम पर बसों में भरा जाता था। उन बसेस के ऊपर लिखा रहता था
ट्रांसपोर्ट व्हीकल, और इसके बाद जाके एक अलग जो फैसिलिटीज़ बनाई गई थी 36 फैसिलिटीज़, उनमें से एक-एक में डाल दिया जाता था। पेपर पर यह लिखा गया था कि इन लोगों को यहाँ पे करीबन 1 साल के लिए रखा जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी बाकायदा, इन्हें एजुकेट करके यहाँ से भेजा जाएगा और उसके बाद उनकी फैमिलीज़ के पास में भेज दिया जाएगा। लेकिन असल में हुआ ये कि लोग धीरे-धीरे करके सड़कों से चुपचाप गायब होते गए। किसी को उनके बारे में आगे आने वाले सालों में पता ही नहीं चल पाया। साल 1984 आता है। 1984 सोल में एक लड़का हान जोंग-सुन जिसका नाम था, अपनी छोटी बहन के साथ में एक पुलिस सब स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ था। दरअसल यहाँ उसके जो फादर थे, इन दोनों के जो पिता थे, वो उसे यहाँ पे छोड़ के गए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो किसी काम से कहीं गए हुए थे, तो यहाँ उन्होंने उन्हें खड़ा किया हुआ था, दोनों बच्चों को। लेकिन अचानक से वहाँ पे एक बस आकर रुकती है। बस रुकी, उस बस में से कुछ पुलिस वाले आते हैं बाहर, उन दोनों को ज़बरदस्ती उस बस में बिठाने लगते हैं। जब जो लड़का था हान, जब वो चिल्लाया, उसकी बहन क्योंकि लगातार रो रही थी जब ये लोग ज़बरदस्ती इस तरह से कर रहे थे, तो यहाँ इन दोनों को बुरी तरह उस बस के अंदर पीटा जाता है पुलिस वालों के द्वारा। इसलिए पीटा गया जिससे कि वो चुप हो जाएं। बस उन्हें ले गई सीधा एक अननोन जगह पर, और वो जगह थी ब्रदर्स होम। 23 से 25 फीट ऊंची दीवारें, 30 फीट तक ऊंची दीवारें कहीं कहीं जगह पे। ये ब्रदर्स होम जो कि एक सो कॉल्ड वेलफेयर सेंटर बना रखा था साउथ कोरिया की सरकार ने, और ऐसे लोगों को जो प्राइवेट फैसिलिटी बनाते थे ब्रदर्स होम जैसी, उनको दे रखी थी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पे हान को और उसकी बहन को, उन दोनों बच्चों को अगले 3 साल के लिए बंद कर दिया जाता है। अब आप ये देखिए यहाँ पे कि ये लोग अपने फादर के साथ में आए हुए थे सोल में, वहाँ पे खड़े थे एक रोड के किनारे। ये ना ही कोई बेगर थे, ना ही कोई ऐसे लोग थे जिनका कोई घर नहीं था, ना ही ऐसे थे जिनका कोई इस दुनिया में नहीं था, ना ही जॉबलेस थे, ये बच्चे थे। फिर भी यहाँ पे लाके पुलिस वाले इन्हें बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस वालों को रोड से लोग हटाने के लिए, सोशल प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए पैसे मिला करते थे। यहाँ पे इन लोगों को बंद कर दिया जाता है। अब आप देखिए कि 1980s के बीच में ही एक और केस सामने आता है। 13 साल का एक लड़का, नाम था चोई सुंग वू। ये जो लड़का था स्कूल से अपने घर लौट रहा था। पुलिस वाले अचानक इसको रास्ते में रोकते हैं, वही गाड़ी जो उनका ट्रक हुआ करता था। अचानक वो ट्रक आके रुकता है, इसको रास्ते में रोकते हैं। एक बच्चे के, 13 साल के बच्चे के बैग की चेकिंग करनी शुरू कर देते हैं पुलिस वाले। चेकिंग की जाती है, उसके टिफिन बॉक्स में एक आधा ब्रेड का टुकड़ा था। एक ऑफिसर उससे पूछता है पुलिस का, साउथ कोरिया का, कि ये रोटी का जो टुकड़ा है, जो ब्रेड है, वो तुम्हें कहाँ से मिली? तो चोई बोलता है कि ये स्कूल के लंच का मेरा जो बचा हुआ लंच है वो है। लेकिन पुलिस वाला ये कहना शुरू कर देता है कि ये मानने से इनकार कर देता है कि ये उसका लंच है। वो उससे कहता है कि नहीं, तुमने ये चोरी किया है। लगातार उससे ये कहा जाता है पुलिस वालों के द्वारा कि तुमने ये चोरी किया है। चोई को ये ना मानने पर बुरी तरह पीटा जाता है। जब वो कहता है कि मैंने इसे चोरी नहीं किया है, ये मेरी माँ ने बना के दिया हुआ है, मेरा लंच है, उसे बुरी तरह यहाँ मारा जाता है। और तब तक मारा जाता है, टॉर्चर किया जाता है उसको उस ट्रक के अंदर, जब तक वो टूट कर पूरी तरह से ये मान ना ले, और उसने जब तक ये बोल नहीं दिया कि हाँ ये मैंने चुराया है। उसके बाद 10 मिनट के अंदर ही उसे एक दूसरे ट्रक के अंदर बंद करके ब्रदर्स होम ले जाया जाता है, इसी फैसिलिटी में जो कि बनाई गई थी उन प्राइवेट फैसिलिटेटर्स के द्वारा। ब्रदर्स होम उसको ले जाया जाता है। वहाँ से उसके अगले 5 साल की जो कैद थी वो शुरू हो जाती है। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहा। कई सारे लोगों को, बच्चों को ब्रदर्स होम में लाके बंद किया जाने लगा। लेकिन आखिर ये ब्रदर होम क्या था, कैसा था? ब्रदर होम दरअसल एक मिलिट्री कैंप की तरह ऑपरेट करता था, चलता था। जो अंदर लोग हुआ करते थे उन्हें प्लाटून्स में बांटा गया था, प्लाटून्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया था। हर प्लाटून का एक लीडर हुआ करता था, जो कि इन्हीं इनमेट में से, इन्हीं जो लोग यहाँ पे रखे गए उनमें से ही बनाया जाता था। और ये जो लीडर होता था, आप सोचिए कि जो लोग लाए गए हैं यहाँ पे, उनका लीडर बना दिया गया उन्हीं में से एक शख्स को, और उसको ये कमांड दिया गया कि अगर इन्हें तुमने ढंग से ऑर्डर में नहीं रखा तो तुम्हारे ऊपर जो बेल्ट ट्रीटमेंट है वो तुम्हें दिया जाएगा, जो टॉर्चर है वो तुम्हें किया जाएगा। तो इस वजह से वो इनके ऊपर टॉर्चर भी कर सकता था, वो इन्हें मारता भी था। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने खुद की खुशी के लिए ऐसा काम करते हैं, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर ब्रदर्स होम में अंदर चलती थी। एक तरह से आप देखें तो ऑर्डर मेंटेन करने का फॉर्मूला, तरीका, सिस्टम ही यही बना रखा था इन लोगों ने। यहाँ पे चोई, वो जो 13 साल का लड़का था, वो बताता है बाद में, जब वो यहाँ से बाहर आया तो उसने बताया कि यहाँ एक दिन उसने ये देखा कि एक प्लाटून लीडर जो है, उसने उसे, चोई को, उसके ऊपर टॉर्चर किया, उसके कपड़े उतारे, उसे कपड़े उतार कर उसके ऊपर ठंडा पानी डाला। रात को सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता था, सेक्सुअल असॉल्ट रूटीन बन गया था यहाँ पे। चोई ने एक दिन देखा कि कई सारे लोग जो हैं वो मर रहे हैं, लोग गायब हो रहे हैं। अगले दिन उसने देखा कि एक आदमी जो है
उसे वाइट कोट पहने हुए जो वहाँ पे एक प्लाटून लीडर है वो बुरी तरह से खींच रहा है। वो जो आदमी जैसे खींचा जा रहा है उसकी बॉडी से बुरी तरह से खून निकल रहा है, उसकी आईज जो हैं वो स्वेल हो चुकी हैं पूरी तरह। अगले 2 दिन बाद उसने देखा कि एक और साथ का रहने वाला उसके शख्स था, उम्र में उससे बड़ा था। उसने सिर्फ इतना पूछा कि हमें यहाँ पे क्यों रखा गया और हम कब तक यहाँ पे हमें बंद रखा जाएगा। तुरंत यहाँ पे अचानक से 4 लोग आते हैं और चोरी के सामने ही उस शख्स को जिसने ये सवाल किया था उसे ब्लैंकेट से लपेट कर बुरी तरह मारा जाता है और तब तक मारा जाता है जब तक वो मर नहीं गया। और इसके बाद उसकी बॉडी को कहीं ले जाया जाता है। वो आदमी कभी भी इन लोगों को वापस नहीं दिखता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती थी। अब ये सब सुनकर आपको स्क्विड गेम की याद आ रही होगी, आपको याद आ रहा होगा कि वहाँ पे भी ऐसे ही प्लाटून्स में डिवाइड किया जाता है लोगों को इसी तरह से मारा जाता था। स्क्विड गेम में सारे प्लेयर्स अडल्ट दिखाए थे, लेकिन यहाँ रियलिटी कुछ अलग थी। यहाँ पे सारे के सारे ज़्यादातर देखा जाए तो मोस्टली बच्चे हुआ करते थे। 10 से 20 साल के बीच में जो लोग थे वो हुआ करते थे। ऐसी एक कहानी है ली डोंग जिन की। ली डोंग जिन जो सिर्फ 10 साल का था जब उसे ब्रदर होम लाया जाता है, उसने बताया कि उसका नंबर 110 था। हाँ, जो उसका एक आइडेंटिटी दी गई थी वो था 110 110। नाम यहाँ पे लोगों के मिटा दिए जाते थे, सबको सिर्फ नंबर दिए जाते थे। और इस सेंटर का ये जो ब्रदर्स होम था इसका रूल ही ये था कि जो इनमेट्स हैं उनको दूसरे इनमेट्स के खिलाफ यूज़ करना है। जो लोग यहाँ पे हैं उन्हें दूसरे लोगों के खिलाफ यूज़ करना है। और इसी वजह से जो प्लाटून लीडर्स होते थे वो खुद का सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए बाकी लोगों के ऊपर टॉर्चर किया करते थे, उन्हें मारते थे। एक प्रोफेसर जिन्होंने बाद में जिनका नाम था पार्क सू क्योंग, उन्होंने बाद में जो इन्वेस्टिगेशन की है इस पूरे ब्रदर्स होम की, वो बताते हैं कि एक प्लाटून लीडर का जब उन्होंने इंटरव्यू किया था वो बुरी तरह से फफक कर रो रहा था। वो ये बता रहा था कि मैं मजबूर था ऐसा करने के लिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता इन लोगों के साथ, अपने साथ के लोगों के साथ में, तो मुझे पनिशमेंट मिलता, मुझे सज़ा मिलती। ये सारी चीज़ें ब्रदर्स होम का एक खौफनाक सच जो सामने लाती हैं बाद में इन्वेस्टिगेशन जब हुई। लेकिन खैर उस समय पर यहाँ पे क्या चल रहा था, क्या क्या और चल रहा था वो आपको बताते हैं। लाइट्स ऑफ होते ही जो अब तक सुबह का डर हुआ करता था वो और ज़्यादा बड़े पैमाने पर बड़े डर में तब्दील हो जाता था। बताया जाता है कि लाइट ऑफ होने के बाद में एक नया हॉरर शुरू होता था। रात के अंधेरे में बलात्कार, वायलेंस, टॉर्चर बुरी तरह से अपने चरम पर पहुंच जाता था इस ब्रदर्स होम के अंदर। ली काइसेक जो कि 13 साल की उम्र में यहाँ पे पहुंचे थे, वो बताते हैं कि जब लाइट बंद होती थी तो सबसे बड़ा डर यही होता था कि अब होगा क्या। हर वक्त यहाँ पे अब्यूज़ का डर रहता था, दिन हो या रात ये सारी चीज़ें लगातार चलती रहती थी, टॉर्चर रहता था। सेंटर के अंदर एक अलग गेम भी यहाँ पे चलता था। यहाँ पे क्या था कि मनी मेकिंग गेम जो था वो इन ओनर्स के लिए, जो मालिक थे इस ब्रदर्स होम के, वो यहाँ पे एक मनी मेकिंग गेम चलाया करते थे फोर्स्ड लेबर का। फोर्स्ड लेबर प्रॉफिट के लिए ब्रदर्स होम के अंदर इस तरह से चलता था कि यहाँ पे सिर्फ उन लोगों को टॉर्चर नहीं किया जाता था, यहाँ एक मैसिव बिजनेस मशीन बना दी गई थी इन लोगों की। इन इनमेट से, इन लोगों से ज़बरदस्ती बेइंतहा ताबड़तोड़ मेहनत कराई जाती थी बिना किसी एक पैसा दिए। अगर वो मना करते तो उन्हें मारा जाता था। यहाँ इन लोगों से साउथ कोरिया के टॉयज़ बनवाए गए, स्नीकर्स बनवाए गए, इंडस्ट्रियल गुड्स बनवाए गए। इतने सालों में लगातार 6 से 8 साल आप देखिए कि ये लोग यहाँ पे रहे, उन्हें मारा भी गया, उन्हें प्रताड़ना दी गई, यातनाएं दी गई, उनसे काम कराया गया, उसके लिए उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया गया। ये सारे खिलौने और इंडस्ट्रियल गुड्स बनवाए जाते थे। लेबर कॉस्ट जो थी वो पूरी तरह से ज़ीरो थी, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे 16,000 करीबन लोग ऐसे अलग अलग फैसिलिटीज़ में बंद थे, उनसे काम कराया जा रहा है, उन्हें एक भी पैसा नहीं देना है। और बाहर जब ये माल यहाँ से निकलता है तो उसके बाद प्रॉफिट जो है वो बहुत ही बड़ा। पार्क और लिन जैसे जो ब्रदर्स होम के मालिक थे, ये लोग यहाँ से ताबड़तोड़ पैसा कमा रहे थे लगातार में। अंदर लोग भले ही मर रहे हों, इन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये सारी चीज़ें लगातार यहाँ चलती हैं। साल 1986 आता है। 1986 तक बताते हैं कि ब्रदर्स होम में, अकेले ब्रदर्स होम के अंदर लोगों की संख्या 16,000 के ऊपर पहुंच चुकी थी। आप सोचिए कि 16,000 लोग इस तरह की यातनाएं पिछले करीबन 5 सालों से झेल रहे हैं। पुलिस लगातार यहाँ पे प्यूरिफिकेशन के नाम पे, प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट के नाम पे सोल से, बुसान से, साउथ कोरिया के अलग अलग शहरों से लोगों को सड़कों से उठाकर यहाँ पे भेज रही थी। ये सब कुछ चलता है, लेकिन अब ये 1986 वही साल था जब कई लोगों की ब्रदर्स होम पर नज़र पड़ना शुरू हुई। कई सारे इन्वेस्टिगेटर्स ऐसे थे, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स। अंदर जो हो रहा है वो अब बाहर आने लगा। एक लोकल प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने, साउथ कोरिया के उस लोकल प्रोसिक्यूटर ने सीक्रेटली ब्रदर्स होम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन अपनी शुरू की। इन्वेस्टिगेशन करते हैं उन्हें कई सारी जानकारियां यहाँ से प्राप्त हुई, किस तरह से लोगों को यातनाएं दी जा रही हैं, यहाँ से पैसा जो बाहर की दुनिया में आ रहा है
यानी कि लोग यहाँ से जो गुड्स बना के भेजते हैं वो अंदर इन लोगों से बनवाए जा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें 5-5 सालों से बाहर नहीं भेजा गया है, जबकि यहाँ पे ऑफिशियली लिखा हुआ था उस प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट में सरकार के कि 1 साल यहाँ रखा जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, एजुकेट किया जाएगा और फिर उनके घर वापस भेजा जाएगा। लेकिन लोग यहाँ से कभी भी वापस नहीं आए हैं, 5 साल निकल गए हैं। लोगों के घर वालों ने शिकायतें दर्ज करनी शुरू की पुलिस के पास में। तो इस वजह से ये जो पूरे इन्वेस्टिगेटर का एक ग्रुप बना साउथ कोरिया के, उन्होंने जब देखा फाइनली अथॉरिटीज़ के पास इस प्रॉब्लम को ले जाया जाता है। यहाँ जब ब्रदर्स होम में रेड हुई तब जाके दुनिया को ब्रदर्स होम की सच्चाई पता चली थी। 1987 के एक रिपोर्ट में बताया जाता है कि सिर्फ 10% अंदर रहने वाले लोग ऐसे थे जो सच में वाकई में होमलेस थे, जिनके पास सच में घर नहीं थे। जिसलिए पूरा प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था कि होमलेस लोगों को, गरीब लोगों को, जिनका कोई है नहीं दुनिया में, उनको यहाँ पे इन कैंप्स में ले जाया जाएगा। लेकिन मात्र उनकी संख्या 10% थी, बाकी ज़्यादातर ज़बरदस्ती उठाए गए लोग थे, सिर्फ सरकार की इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए। ऐसा किया गया था साउथ कोरिया के अंदर। 513 लोगों की ऑफिशियली जो डेथ बताई गई है वो बताई गई है कि रिकॉर्ड जो 1981 से 1986 के हैं, 513 लोगों की डेथ हुई है। लेकिन जो सर्वाइवर्स हैं, जो यहाँ से बाहर निकले रेड के बाद में, वो बताते हैं कि यह आंकड़ा बहुत बहुत बड़ा है, हज़ारों में संख्या है। 513 लोग सिर्फ नहीं मरे हैं, उन एक एक व्यक्ति ऐसा है जिनके सामने 50-50 लोगों की मौत हुई है। तो आप सोचिए जब 16,000 लोग यहाँ पे हैं तो कितना बड़ा आंकड़ा होगा। जो सर्वाइवर्स हैं वो बताते हैं कि आंकड़ा बहुत बड़ा है। ब्रदर्स होम के जो इसके बाद जब रेड हुई तो इसके जो डायरेक्टर थे दोनों, पार्क क्यूइन और लिन, इन दोनों को अरेस्ट किया गया। लेकिन आयरनी आप ये देखिए, विडंबना ये है कि सिर्फ बहुत ही छोटे चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए। महज 2 साल के लिए लिन और पार्क जो थे वो जेल में रहे जब ये सब आउट हुआ, एक्सपोज हुआ। 1988 में बताते हैं कि सरकार ने जितने भी ये वेलफेयर सेंटर्स थे, साउथ कोरियन सरकार ने इन्हें बंद किया। लेकिन तब तक हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां जो थी वो बर्बाद हो चुकी थी। उन्हें आज़ादी मिल चुकी थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी पर एक बहुत गहरा प्रभाव इस काले सेंटर ने, इस तरह के इस काले अध्याय ने छोड़ा था। उनकी ज़िंदगियां इस तरह की बदली थी कि हान और जो उसकी बहन, जिसको उठाया गया था जब वो महज 10-12 साल के थे, रोड से पुलिस वाले उन्हें ले गए थे जब वो अपने पिता का वेट कर रहे थे। हान और उसकी बहन जब बाहर आए, अब वो बड़े हो चुके थे, उनका बचपन पूरा छिन चुका था। लेकिन उस छिने हुए बचपन में भी उनके ऊपर जो लगातार अत्याचार हुए थे, इसकी वजह से उन्हें बाहर आने के बाद 20 सालों साल मेंटल इंस्टीट्यूशंस में रहना पड़ा। इसके बाद यहाँ से निकले तो दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था इन टॉर्चर्स का। सड़कों पर उनका जीवन आगे का गुजरा, ट्रॉमा में गुजरा। जो चोई, एक लड़का था 13 साल का, वो बच्चा जो अपने स्कूल से वापस आ रहा था, जब पुलिस वालों ने उसका लंच के उसने वो चुराया है ये कहकर उसे पकड़ा था, वो यहाँ से जब बाहर निकला तो वो कभी नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं पाया। वो बताता है कि वो और उसके साथ में एक और उसका दोस्त था। 2009 में उसके दोस्त ने यही सब जो प्रेशर था उसकी वजह से सुसाइड कर लिया। चोई कहता है कि मैं आज भी सोसाइटी के लिए वही हूँ जो जिसलिए इन लोगों ने मुझे उठाया था। मेरे ऊपर वो ठप्पा लग चुका है। मुझे लोग आज भी आवारा कहते हैं, मुझे कहते हैं कि मेरा कोई भी नहीं है। खैर, लोग जो यहाँ पे रहे उनके साथ में तो ये उनकी लाइफ बद से बदतर हो गई बाद में। लेकिन जो पार्क एंड क्यूइन, जो ये जो मालिक था ब्रदर्स होम का, जेल से निकलने के बाद उसने वापस से इसी तरह का एक बिज़नेस शुरू किया। दरअसल उसका जो ब्रदर इन लॉ था लिम, वो अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया चला गया था साउथ कोरिया छोड़कर। साउथ कोरिया से ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया में जाके उसने एक चर्च के माध्यम से एक परमानेंट रेसिडेंस, जो रेसिडेंटशिप वहाँ की थी ऑस्ट्रेलिया की, वो ली। रेसिडेंट वहाँ का बन जाता है। पार्क भी बाद में लिम के पास में पहुँच जाता है ऑस्ट्रेलिया। और इसके बाद इन दोनों ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के एक चर्च खोला। आप सोचिए, ये लोग जो यहाँ पे लोगों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर चुके थे, यहाँ पे ये चर्च खोलते हैं, एक नया जॉब टाउन नाम का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। और इस तरह से ये प्रोजेक्ट था कि जैसे कि ब्रदर्स होम का ही एक दूसरा वर्जन इन्होंने बनाया हो। तो ये एक हॉरर रहा साउथ कोरिया का। आज भी जो लोग, जो ब्रदर्स होम एक नाम है, उसे भूल नहीं पाते हैं, जिन लोगों ने साउथ कोरिया में इसको सहा है, झेला है। ये साउथ कोरिया का एक रियल लाइफ कंसंट्रेशन कैंप है। हालांकि आप जो मूवी में देखते हैं, जो सीरीज़ में देखते हैं स्क्विड गेम में, वो पूरी तरह से अलग है। यहाँ पे स्क्विड गेम के अंदर क्या है कि वो जो आदमी जीतता है वहाँ पे बाकी लोग मारे जाते हैं, एक जो आदमी जीतता है उसे पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ पे उन लोगों को यातनाएं दी गई, टॉर्चर दिया गया, उनसे काम कराया गया, एक्सट्रीम लेबर कराया गया, और पैसा तो दूर की बात, उन्हें यहाँ पे मारा जाता था। उन्हें कभी कुछ मिला नहीं, उनके जीवन को बर्बाद कर दिया गया। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड उस काली सच्चाई के ऊपर साउथ कोरिया की, जो कि अक्सर हिस्ट्री में, इतिहास में कहीं ना कहीं छुप जाती है।
वो जो ओलंपिक गेम्स के लिए किस तरह से सोशल प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट चलाया गया साउथ कोरिया में, 16,000 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी गई। तो ये आज आपको बताया है, बताना ज़रूरी था। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। स्क्विड गेम से क्या क्या सिमिलरिटीज़ आपको इस केस में मिलती हैं वो भी बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।